गुड इवनिंग बच्चों। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर। 2023 में कैपेसिटर के जितने भी सवाल जेईई मेन में आएंगे वो सब डिस्कस करेंगे। जितने भी आए हुए हैं सारे डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल लेते हैं। इन द गिवन फिगर, देखो फिगर आपको दी हुई है। टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज 100 माइक्रोकूलम। तो भाई देखो इस फिगर के अंदर तीन कैपेसिटर नजर आ रहे हैं मुझे, C1 C2 C3। ठीक है, तीनों पैरेलल में है। ठीक है, इन तीनों के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रखा है? 100 माइक्रोकूलम। मतलब तीनों को मिला के टोटल चार्ज स्टोर है हमारा 100 माइक्रोकूलम। तो x बताना, x कहाँ है? देखो यहाँ ये रहा। C2 जो है उसका जो कैपेसिटेंस है वो x दिया हुआ है। ओके, तो x की वैल्यू बतानी है। चलो बिल्कुल आसान है। अगर हमारे पास कैपेसिटर, देखो बच्चों, अगर कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल में होते हैं, जैसे ये तीन लगे हुए हैं, मैं तीन लगा देता हूँ, तो तीनों कैपेसिटर, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनका जो C इक्विवेलेंट होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होता है। तो तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। मतलब तीन की जगह अब मैं एक कैपेसिटर यूज करने वाला हूं, इन तीन की जगह एक अकेला। तो तीनों का मिला के जो कैपेसिटेंस है वो C इक्विवेलेंट है। और इसके अक्रॉस में 10 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है, ये देखो, तो 10 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज बताओ। तो यार ये बड़ा आसान सवाल है। C इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हमें पता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। ठीक है, चार्ज दिया है, एक्चुअल में x की वैल्यू बतानी है। तो Q की वैल्यू तो 100 माइक्रोफैरड दी हुई है। C इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो यहाँ से हमने निकाल ली, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे हम C इक्विवेलेंट यूज करने वाले हैं, तो वो हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू में V वोल्टेज। तो 100 माइक्रोफैरड। C1 पहला कैपेसिटर देखो 2 माइक्रोफैरड, फिर दूसरा कैपेसिटर x माइक्रोफैरड, फिर तीसरा कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड। अब आप कहोगे सर माइक्रोफैरड तो लिखा ही नहीं, उसे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। माइक्रोफैरड को बाहर निकाल लिया और इनटू में वोल्टेज V। अब देखो माइक्रोफैरड इधर है माइक्रोकूलम, सॉरी इधर मैंने माइक्रोफैरड ही लिख दिया था, ये माइक्रोकूलम है। यहाँ चार्ज था ना इधर, तो ये माइक्रोकूलम हो गया। चलो माइक्रोफैरड है इधर, इधर माइक्रोकूलम है। तो देखो माइक्रो से माइक्रो कट गया। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। 100 है, माइक्रो कूलम से कूलम बनाने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उधर भी 2 + 3 हो गया 5 प्लस x और इंटू 10 की पावर -6 फैरड बना लिया हमने इसको। माइक्रोफैरड से फैरड बना लिया और इंटू में V। देखो 10 की पावर -6 से ये कट गया और यहाँ से वोल्टेज कितनी दी है वो भी लिख लेते हैं। तो 100 इधर बचा, 5 प्लस x इंटू में वोल्टेज देखो कितनी दी थी, 10 वोल्ट की बैटरी, तो 10, 0 से 0 कट गया बच्चों। 10 बराबर 5 प्लस x, तो यहाँ से 5 को इधर ले जाओ तो x बराबर आ गया 10 - 5 मतलब 5। सॉरी लिख दिया 10 बोला 5, ये बचा 5। यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू 5 आ गई। देखो NTA ने भी इसका आंसर 5 दिया हुआ है, चेक कर लो बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कैपेसिटर का, जो 2023 में आया था। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, इन द नेटवर्क शोन बिलो द चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट विल बी। ओके, स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना जाएगा। देखो इस सर्किट के अंदर ना आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बैटरी पहली चीज़, दूसरी चीज़ है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा है, देखो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही है जो कैपेसिटर से अलग है। एक कैपेसिटर भी नज़र आ रहा है। जब आपके पास इस तरीके का सवाल होता है ना कि किसी सर्किट में कैपेसिटर भी आ जाए और रेजिस्टेंस भी आ जाए,
तो आपको एक काम करना है बस, आप सबसे पहले सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराते हो। कहाँ से? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। देखो यहाँ से करंट निकला, ऐसे आई। जब वो करंट यहाँ पहुँचा आई, तो अब उसके सामने दो रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। लेकिन कैपेसिटर वाली लाइन में करंट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता, मतलब जाता जरूर है। जैसे देखो मैं बताऊं आपको, मान लो यहाँ से करंट चला एक लाइन में, उसके सामने इधर भी रास्ता है इधर भी रास्ता है, दो रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। यहाँ से मान लो 10 एम्पियर का करंट चला, तो मान लो 2 एम्पियर इधर गया और 2 एम्पियर राइट में गया और 8 एम्पियर लेफ्ट में गया। तो 10 में से ही जाना है, कुछ लेफ्ट में जाना है कुछ राइट में जाना है। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यही बात हुई कि यहाँ से करंट आया आई और कुछ इधर गया कैपेसिटर वाली लाइन में और कुछ इधर गया दूसरे में, दूसरी तरफ दूसरी वाली लाइन में। पर भाई कैपेसिटर की लाइन में ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। अब इन्होंने कहा है, देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद। तो कुछ टाइम के बाद का मतलब हुआ कि जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। तो ये देखो एक बात ध्यान रखना, करंट चलेगा जरूर इधर से, लेकिन कैपेसिटर वाली लाइन में करंट जाएगा लेकिन थोड़ी देर तक जाएगा। कुछ देर के बाद इसमें करंट जाना बंद कर देगा। वजह? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। याद रखना, कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो वो करंट को लेना बंद कर देता है। ऐसे याद रख सकते हो आप। तो जब भी हमें इस टाइप के सवाल दिए जाते हैं जिनमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों एक ही सर्किट में लगे होते हैं, तो उन सवालों में आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटर पे केवल थोड़ी देर तक ही करंट चलता है। जब वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाते हैं, कुछ देर के बाद कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और वो करंट को लेना बंद कर देता है। तो उसकी पूरी लाइन में करंट चलना बंद कर देता है। अब हमें कैलकुलेशन तो स्टेडी स्टेट के बाद करनी है, तो स्टेडी स्टेट में करनी है, ऐसे कह लो। तो स्टेडी स्टेट में इस वाली लाइन में, कैपेसिटर वाली लाइन में करंट नहीं जाएगा। तो ठीक है, करंट इधर से आ रहा था, आई और सीधा ऐसे आई निकल के यहाँ से और होता हुआ यहाँ से आई और यहाँ पहुँच गया आई। ठीक है, इस पूरी लाइन में देखो ऐसे घूमेगा। देखो जहाँ से मैं एरो घुमा रहा हूँ इस पूरी लाइन में घूमेगा, बस इस लूप में घूमेगा। इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा जिसमें कैपेसिटर लगा है, स्टेडी स्टेट के बाद या स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद, ऐसे कह लो। तो ठीक है, तो फिर यही करंट हो गया। बस इस करंट को कैलकुलेट कर लिया जाए। करंट के लिए आपको याद रखना, करंट का फॉर्मूला होता है नेट ईएमएफ। किसी भी सर्किट में कितना करंट है तो नेट ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस। वैसे तो सही बताएं तो आपको ये अगले चैप्टर का सवाल है, लेकिन ज़्यादातर ना जेई मेन में सवाल को कैपेसिटर के और रेजिस्टेंस के सवाल को मिक्स करके दे देते हैं। जैसे ये दे रखा है तो आप इसको कैपेसिटर का सवाल कह लो, चाहे अगले चैप्टर में। हमें तो सॉल्व करना ही है, नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे, अब भी करेंगे, अभी कर लेंगे, इससे अच्छा। तो चलो अब ये करंट निकालें आई। तो करंट आई कितना है, नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ कितना है, तो नेट ईएमएफ का मतलब हुआ इस ब्रांच के, इस पूरे लूप के अंदर एक बैटरी लगी है 3 वोल्ट की, तो ये है इसका नेट ईएमएफ 3 वोल्ट बटे टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, तो इस लूप में घूमते हुए चलो, जैसे जैसे करंट आगे चल रहा है आप भी चलो। रेजिस्टेंस मिला पहले 6 ओम, ये मिल गया, फिर आगे चलो आगे चलो। ये वाला नहीं लेना, ये तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में है, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें तो करंट ही नहीं जा रहा, तो हम भी नहीं जाएंगे। आगे बढ़ो, यहाँ से आगे चलते हैं। आई फिर मिला 4, तो 6 ये मिला था और 4 आगे मिला, तो 6 + 4 कितना हो गया 10। अब आप कहोगे सर ये सीरीज में है, हाँ, क्योंकि देखो इसमें आई करंट यहाँ से जाके यही आई करंट दूसरे वाले रेजिस्टेंस में भी पहुँच रहा है। तो जब सेम करंट पहुँचता है दोनों रेजिस्टेंस में, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो मतलब ये 4 और ये 6 ये दोनों सीरीज में। देखो कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ये 6 और ये वाला 4 ये दोनों सीरीज में लग गए यहाँ से। तो सीरीज में है तो इनका टोटल कितना हो गया 6 + 4 बच्चों। तो 3/6 + 4 कितना हो गया 10। तो 0.3 एम्पियर का करंट है। ओके,
अब 0.3 एम्पियर का करंट है, करंट हमें पता चल चुका। अब पूछा क्या है, जब आगे तो पढ़ो। इन्होंने पूछा था द चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। अच्छा, कैपेसिटर का चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वो Q बराबर होता है CV, ठीक है। तो C तो हमें पता है 4 माइक्रोफेरेड दे रखा है, देखो ये रहा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 इंटू 10⁻⁶। अब V कितना है, वोल्टेज कितनी है, ये पता लगाना है मुझे इन दो पॉइंट के बीच की वोल्टेज, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक होगी वही वोल्टेज कैपेसिटर के भी अक्रॉस होगी। वैसे तो सही आप ये सोचोगे कि सर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए ना हमको, तो देखो थोड़ा साफ कर देता हूँ, समझ में आएगा। हमें चाहिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यहाँ से लेके ए पॉइंट, इसे ए कह दो और इसे बी कह दो और इसे मान लो सी कह दो, तो ए से बी तक भी वोल्टेज वही है जो ए से सी तक है। वजह ये है क्योंकि इसमें करंट तो चल नहीं रहा, करंट तो इसमें आई है रेजिस्टेंस में, तो इसलिए वोल्टेज भी नहीं है इसके अक्रॉस। तो यहाँ वोल्टेज 0 है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो वोल्टेज है ए से सी तक के बीच में यहाँ, तो ये वोल्टेज हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी है। तो इसे करने का तरीका है ए से बी तक की वोल्टेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो पैरेलल में इसके साथ देखो ये लगा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। अगर इस पॉइंट को ए कहोगे तो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन पे कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसे भी ए कहोगे। इसको बी कहोगे पॉइंट को, तो यहाँ से यहाँ तक देखो कुछ नहीं लगा हुआ, इसे भी बी कहोगे, बी। तो जो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ होगी, इस 6 ओम वाले के पास होगी जो वोल्टेज, वही वोल्टेज यहाँ पे होगी ए से बी तक के बीच में, यहाँ से यहाँ। तो वोल्टेज देखो कितनी होगी, तो V बराबर होता है सर IR। I कितना है इसमें निकलने वाला करंट हम निकाल चुके हैं 0.3, और R कितना है देखो ये 6, तो 6 ओम, तो 6 इंटू 0.3 तो 1.8 वोल्ट आ गया, 1.8 वोल्ट। अब वही 1.8 वोल्ट कहाँ होगी, यहाँ से लेके A से लेके B तक के बीच में, यहाँ पे भी होगा ये वोल्टेज। अब वही वोल्टेज होगी यहाँ पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर की वोल्टेज हो गई V 1.8, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 7.2 इंटू 10⁻⁶, या कह लो 7.2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब कैपेसिटर पे कितना चार्ज है बच्चों, 7.2 माइक्रोकूलम। आसान सवाल था, बिल्कुल बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। इन द सर्किट शोन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज n माइक्रोजूल। इस कैपेसिटर के अंदर, जिनको इस सर्किट के बीच में जो कैपेसिटर लगा है, इस पे एनर्जी जो दी है वो n माइक्रोजूल की दी है, n की वैल्यू बतानी है। चलो शुरू करते हैं। देखो ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। ये कैसा क्वेश्चन हुआ, इसमें भी बैटरी भी है, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है। तो जब मिक्स वाला क्वेश्चन आया तो मैंने क्या बताया था कि जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता तब तक तो वो करंट लेता है, और जब वो चार्ज हो जाता है तो फिर उसके बाद वो करंट को लेना बंद कर देता है। मतलब इस लाइन में करंट नहीं जाएगा कुछ देर के बाद या स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद। तो ठीक है, यहाँ से करंट निकाला हमने, मान लो आई, यहाँ पे पहुंचाया, इधर गया I1 और इधर गया I-I1। तो देखो यहाँ से इस लाइन में चला गया I1 और इस लाइन में पूरी में चला गया I-, दोनों मिले यहाँ पे, वापस हो गया I। यहाँ से भी ये I1 ऐसे घूम के गया, इसमें तो जाना ही नहीं है ना बीच वाली में, तो यहाँ से I1 पहुँचा, यहाँ से I-I1 पहुँचा, और यहाँ पे दोनों फिर वापस I हो गए, I वापस आ गया ऐसे। तो किरचॉफ लॉ से इजीली हम इसको कर सकते हैं लूप बना के। देखो मैं किरचॉफ लॉ से इसको करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से चलूँगा कॉर्नर से, ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट मान लो, यहाँ पे पहुँचूंगा और फिर लूप पे घूमते हुए किरचॉफ से इक्वेशन बनाऊंगा, वापस ए पे आऊँगा। तो ए यहाँ से पहुँचा मान लो बी, यहाँ से पहुँचा मान लो सी, यहाँ से पहुँचा मान लो डी, और डी से फिर यहाँ पे पहुँचा ई, और ई से फिर वापस ए। तो पहला लूप लेने जा रहा हूँ, ए से बी, बी से सी,
सी से डी, डी से ई से वापस ए, ई से वापस ए। ये लूप लिया मैंने। चलो करो शुरू। यहाँ से चला मैं, ए से बी पहुंचा, कुछ नहीं मिला। अब मिला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल लिख लो। देखो हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं, करंट भी बी से सी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए प्लस लगाओ, ठीक है ना। अब हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं, करंट भी उस तरफ जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस मिला में बीच में। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर आई आर। इसमें करंट कितना जा रहा है सर, I1 करंट जा रहा है, और R कितना है इसका 3, तो I इंटू में R, तो मतलब I इंटू में 3 प्लस। अब C पे पहुंच गए। C से जब D की तरफ जा रहे हैं तो हमें मिला 9 ओम। इसमें भी करंट कितना जा रहा है I1, तो फिर से लिखो I1 और इंटू में 9। फिर आगे बढ़े, D पे पहुंचे, D से E तक कुछ नहीं है। फिर मिली बैटरी मिली, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला हमें, नेगेटिव, तो माइनस बैटरी की वोल्टेज लिख दो -12, और हम पहुंच गए ए पर, तो 0। ऐसे बनाते हैं इक्वेशन, आप सभी को पता होगा। अब यहाँ से ये देखो कितना बन गया, 9 + 3 12 I1 बराबर, इस 12 को इधर ले जाओ, तो I1 बराबर आ गया 1 एम्पियर। चेक करो जी बच्चों, तो इस ब्रांच में कितना करंट गया, 1 एम्पियर। ओके, अब दूसरी ब्रांच को सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो दूसरी ब्रांच को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी ई एफ लिख दो इसको। तो अब हम यहाँ से कैसे चलेंगे, देखो ए से बी, बी से एफ, एफ से डी, डी से ई से वापस ए। इस बार लूप में चल रहे हैं। लूप है हमारा ए से बी, बी से एफ, एफ से डी, डी से ई, और ई से वापस ए। देखो बच्चों, ठीक है। तो ए से बी तक चले, कुछ नहीं है। बी से एफ तक जब हम गए तो हमें बीच में मिला 4 ओम। करंट कितना है इसमें, I - I1, तो प्लस का 4 और करंट है I - I1। क्योंकि हम देखो बी से एफ की तरफ जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो प्लस लेना होगा। फिर आगे बढ़े एफ से डी, तो फिर से 2 ओम मिला, और करंट उसमें कितना है, I - I1। और फिर डी से फिर ई पे गए, कुछ नहीं है, और फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल -12 और बराबर 0। ये बन गया 4I और ये 2I, तो ये टोटल 6I हो गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, मुझे पता है इतने होशियार हो आप। तो 4I तो ये हो गया, 2I ये हो गया, 6I। फिर माइनस का 4I और माइनस का 2I, माइनस का 6I 1, और -12 उधर जाके +12 हो गया। ठीक बच्चों, I1 की जगह ऊपर 1 एम्पियर निकाला था हमने, 6I - 6 इंटू में 1 बराबर 12, तो 6I बराबर I बराबर इधर लेके जाओ, 12 + 6 कितना हो गया, 18, तो I = 3 एम्पियर। लो जी बच्चों, बिल्कुल आसान, I = 3 एम्पियर। तो एक काम करो, बस अब हमें सारा पता चल गया। यहाँ से B से C D तक जो ये करंट चल रहा है I1, ये तो 1 जा रहा है, देखो ये 1 लिख देता हूँ मैं। और I- इस ब्रांच में देखो कितना जा रहा है, I - I1, तो I - I1 की जगह मैं लिख देता हूँ, I ये है, I1 ये है, तो I - I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 1 मतलब 2, तो इधर करंट जा रहा है 2। तो देखो इस ब्रांच में पूरी में, देखो कलर चेंज कर देता हूँ, देखो इस पूरी ब्रांच में तो 1 एम्पियर जा रहा है, और इस पूरी ब्रांच में बच्चा 2 एम्पियर जा रहा है, ऐसे करंट दौड़ रहा है। ठीक है, अब मुझे C और F के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसी से मुझे इस पे चार्ज पता चलेगा या एनर्जी पता चलेगी। इसकी एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगाना है ना हमको यहाँ, तो C और F के बीच में मेरे को पोटेंशियल चाहिए। तो इस पे फिर से किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। C से चलेंगे और F पे पहुँचेंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे, या ऐसे घूम जाओ, किसी भी रास्ते से चले जाओ। मान लो C से D, D से F जा रहा हूँ, तो C से D और D से F जा रहा हूँ मैं। तो देखो पहले C से चले तो पहले C का पोटेंशियल VC, फिर जहाँ पहुँचना है F पे पहुँचना है तो माइनस F का पोटेंशियल VF, और बराबर इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, VF इक्वल्स टू में। देखो ये ऐसे लगता है किरचॉफ का
जो लॉ लगता है कि दो पॉइंट के बीच में अगर लगाना हो तो पहले जिस पॉइंट से आप चल रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल VC, फिर जिस पॉइंट पे पहुंचना है F पे तो उसका पोटेंशियल VF माइनस में, और फिर लगा दो इक्वल। अब चलना शुरू करो यहाँ से। जब C से चलना शुरू किया पहले मिला मुझे 9 ओम, तो 9 ओम और उसमें करंट कितना है I1, तो I1 प्लस लू के माइनस तो प्लस, क्योंकि मैं C से F जा रहा हूँ, करंट भी C से F जा रहा है, C से D जा रहा है। अब D पे पहुंच गए, D से चलना है F की तरफ, तो मैं D से F जा रहा हूँ, करंट वापस आ रहा है इसलिए माइनस। कितना ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ 2 ओम, और करंट कितना है उसमें I माइनस I1। चलो जी 9 I1 माइनस I1 की वैल्यू रख देते हैं बस, क्या इसको दोबारा लिखने की जरूरत है। 9 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, I1 की वैल्यू तो थी 1, माइनस 2 इंटू I माइनस I1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 9 माइनस 4 मतलब 5 वोल्ट। तो C और F के बीच में C पॉइंट, देखो ये C पॉइंट और F पॉइंट, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल निकल के आया 5 वोल्ट। अब पोटेंशियल निकल आया, मान लो ये कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरड का और इसके दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना निकल के आया 5 वोल्ट। तो अगर दोनों के बीच में 5 वोल्ट का पोटेंशियल है तो आप इससे इसकी एनर्जी निकाल सकते हो, यू कितनी होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो हाफ C कितना है 6 माइक्रोफैरड है ना, हाँ जी बिल्कुल माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो माइक्रोफैरड को फैरड में बनाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और V कितना है इसका 5 वोल्ट, तो 5 का स्क्वायर, 2 से इसको काटो 3, अब ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3, तो 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इतने जूल की एनर्जी है। अब देखो हमें क्या करना है, उन्होंने कितनी दी थी, ये माइक्रो जूल में दे रखी उन्होंने एनर्जी N माइक्रो जूल, ठीक है। तो एनर्जी उन्होंने जो दी है वो N माइक्रो जूल दी है, हमारी एनर्जी कितनी निकल कर आई 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। उनकी एनर्जी कितनी दे रखी N माइक्रो जूल, तो U की जगह N माइक्रो जूल लिख दो, माइक्रो जूल को 10 की पावर माइनस 6 में मल्टीप्लाई कर दो तो जूल में बदल जाएगा वो, और 75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। देखो U है इसकी एनर्जी और उसकी जगह हमने लिख दिया N माइक्रो जूल, 10 की पावर माइनस 6 से कट गया, जूल से जूल कट गया, N की वैल्यू आ गई 75। ये हो गया जी हाँ बच्चों 75 हमारा आंसर, NT ने यही दे रखा है देखो आप, ठीक है। तो सही सवाल था, अच्छा था, इसी तरीके से करना था हमको। तरीका इसका और भी हो सकता है, इससे आसान तरीके से भी मैं इसको कर सकता था रेशो से, पर मैंने आपको किरचॉफ लॉ से इसको बताने की कोशिश की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी कैपेसिटर का डायग्राम वाला क्वेश्चन ही है। इसमें देखो ध्यान से, C1 2 माइक्रोफैरड दिया है, ये रहा C1, C2 0.2 माइक्रोफैरड, C3 2 माइक्रोफैरड, C4 4 माइक्रोफैरड, C5 C6 2 के ये भी दिए हैं। चलो सारे आपको बिल्कुल सर्किट क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, द चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर C4, जो ये C4 है ना ये वाला, इस पर कितना चार्ज है। यार देखो इसको ना किरचॉफ से करेंगे, आसान पड़ता है बिल्कुल। कैपेसिटर में भी किरचॉफ लॉ लगा सकते हो आप, कैसे, ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से समझो Q चार्ज चला। अब देखो ये Q चार्ज यहाँ पहुँचा, यहाँ पे पहुँचने के बाद इसके सामने दो रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। मान लो इधर चला गया Q1, तो बाकी का बचा Q माइनस Q1, वो चला गया इस कैपेसिटर में से होते हुए, ये Q1 यहाँ से होते हुए Q1, फिर ये Q1 यहाँ से होते हुए, यहाँ पे दोनों वापस मिले Q माइनस Q1 और Q, दोबारा Q1 और Q माइनस Q1 मिल के Q हो गया। लो जी ये Q हो गया वापस टर्मिनल। जैसे करंट का फ्लो कराते हो ना, ऐसे चार्ज का भी फ्लो करा सकते हो आप, और आसानी से कर सकते हो इसको सवाल को। अब देखो दो लूप बन रहे हैं इसमें, जैसे ये A B C D E और F। पहला लूप लेने जा रहा हूँ मैं, लूप A से B, B से E, E से F, F से वापस A।
ABEFA। चेक करो बच्चों, यहाँ से चला मैं आगे की तरफ, चार्ज भी इधर जा रहा है, मैं भी इधर जा रहा हूँ, तो प्लस ए से बी की तरफ जो गया, मैं ए से बी पर गया। अब मुझे बीच में कौन मिला? कैपेसिटर C1। अब कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होती है? Q बराबर होता है CV। तो कैपेसिटर की वोल्टेज होती है Q बटे C। V की वैल्यू क्या होती है? Q बटे C। तो प्लस का Q बटे C। Q C1 पे कितना चार्ज है? Q। और कैपेसिटेंस कितना है इसका? C1। तो Q बटे C1। अब B से E पे गए तो C2 मिला, और उस पर कितना चार्ज है? Q माइनस Q1। तो हम भी इधर ही जा रहे हैं, B से E, चार्ज भी इधर जा रहा है, तो प्लस Q माइनस Q1 और बटे में C2। फिर पहुंचे E पर, E से अब चले F, तो फिर प्लस, क्योंकि चार्ज भी इधर ही जा रहा है, Q और बटे C6। और फिर मिली बैटरी, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल ये रहा देखो, तो -10 और बराबर 0। पहुंच गए A पर, A से चले A पर पहुंचे तो बराबर 0। अब देखो Q बटे C1, C1 की वैल्यू रख दो 2 माइक्रोफेरड। मैं माइक्रोफेरड में ही रख रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि आंसर माइक्रो कूलम में आ जाए। 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। प्लस Q माइनस Q1 बटे C2, C2 की वैल्यू 0.2 है, देखो देख लो, चेक कर लो। फिर प्लस Q बटे C6, C6 की वैल्यू भी 2 है, और इस -10 को उधर ले गया, +10 बना दिया। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 20 से। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि यार एक काम करते हैं, 2 से कर देंगे। पॉइंट हटाओ पर, ये पहले पॉइंट हटाया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 से पूरी का इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये Q बचा, प्लस 10Q माइनस Q1 प्लस 10Q, नहीं सॉरी, Q केवल, ओनली Q। 2 से मल्टीप्लाई की ना, और उधर भी 2 से मल्टीप्लाई की, तो उधर हो गया 20। अब ये देखो 10Q प्लस Q 11Q, माइनस का 10Q और प्लस का Q, ये भी Q है, तो ये 11Q नहीं, ये हो गया था हमारा, दोबारा से लिखते हैं इसको। एक तो Q यहाँ है, एक 10Q 11 और प्लस 1 12Q और माइनस 10Q1 बराबर 20। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। पहले लूप से पहली इक्वेशन बना ली हमने। अब दूसरे लूप से बनाते हैं। लूप इस बार BCDEB, BCDEB ये बना दिया। चलो B से C पे जाएंगे तो C3 मिला, तो Q1 बटे C3। फिर C से D पर जाएंगे तो C4 मिला, तो प्लस C4 बटे, उल्टा लिख दिया, Q1 और बटे में C4। फिर जाएंगे हम D से E, तो फिर से C5 मिला, तो Q1 बटे C5। अब जाएंगे हम E से B, तो फिर मिला हमें C2, और चार्ज इधर जा रहा तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस Q माइनस Q1 बटे C2, और B पर पहुंच गए वापस, तो 0। तो Q1 बटे C3, C3 की वैल्यू लिख लो बच्चा, कितनी है? 2 है सर। Q1 और बटे C4, C4 की वैल्यू 4 है। Q1 और बटे C5, C5 की वैल्यू 2 है, माइनस Q माइनस Q1 और बटे C2, C2 की वैल्यू 0.2 है, और बराबर 0। एक काम कर लेते हैं, इसमें पॉइंट हटा के यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4, या एक काम कर लो, इसका एलसीएम ले लो, 4 ले लिया, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो 2Q1, 4 से डिवाइड किया तो Q1, 2 से डिवाइड किया 2Q1, फिर माइनस 2 से डिवाइड किया तो 20 इंटू Q माइनस Q1, और बराबर 0। इस 4 की इधर मल्टीप्लाई करो, वो तो 0 हो गया। 2Q1 Q1 तो 5Q1
माइनस इस 4 की इधर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 20Q और माइनस माइनस प्लस का 20Q1 और बराबर 0। ये हो गया 25Q1 माइनस 20Q बराबर 0। इसे इधर लेके जाओ तो 25Q1 बराबर 20Q। देखो इसको 5 से डिवाइड कर दो तो इधर 5, या एक काम करो Q1 की वैल्यू निकाल लो आप, 25 को इसके नीचे ले जाओ, 20/25 Q। अब काटो 5 से, 4/5 Q1 बराबर, चलो जी इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम। देखो ऊपर वाली इक्वेशन में फर्स्ट में यहाँ से यहाँ, चलो ये है 12Q माइनस 10Q1, Q1 की वैल्यू क्या आई थी 4/5 Q बराबर 20। 5 से इसको काट लो 2, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 12Q माइनस 4 इंटू 2 8Q बराबर 20। 12 माइनस 8 कितना बचा 4Q बराबर 20, तो Q बराबर 5। लो जी ये चार्ज आ गया, लेकिन हमें Q नहीं चाहिए, Q तो यहाँ से निकला हुआ चार्ज था, हमें चाहिए Q1। देखो C4 में तो ये चार्ज है ना Q1, तो कोई बात नहीं। Q1 कितना था आपका, Q1 था देखो इस इक्वेशन में, यहाँ Q1 था 4/5 Q, तो 4/5 Q की जगह 5 रख दिया, 5 से 5 कट गया, तो 4 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया बच्चों। देखो एनटीए ने जो आंसर दिया है 4। हो सकता है मेरा तरीका आप लोगों के तरीके से अलग हो सकता है किसी ने इसको रेशो से कर दिया हो, रेशो से भी ये आसान ही पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं है, यकीन मानिए जब आप इसको करने बैठेंगे तो ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे समझाना नहीं है किसी को, ठीक है। रेशो से करोगे और थोड़ा सा हो सकता है कि छोटा लगे आपको, रेशो से भी आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो खुद से देखिए करके रेशो से कैसे किया जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों 5th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल V। एक कैपेसिटर है, उसको V पोटेंशियल तक चार्ज कर दिया गया। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। देखो जी एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं आपको पता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव प्लेट के सामने ही नेगेटिव प्लेट रखी हुई है। अब यहाँ पे आपको कहा यह है कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसको एक क्लोज सरफेस से बंद कर दो, ऐसे देखो ये क्लोज सरफेस, ठीक। अब उसमें से बताओ कि कितना फ्लक्स निकल रहा। फ्लक्स तो निकल रहा है क्योंकि पॉजिटिव में से लाइंस निकलेंगी बाहर, देखो ऐसे पॉजिटिव में से लाइंस निकल के नेगेटिव में जाएंगी, तो फ्लक्स तो निकलेगा। अब आप याद करो गॉस थ्योरम, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0, तो ये फ्लक्स निकलेगा। Q क्या होता था, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज है Q। अब याद करो एक प्लेट पे चार्ज Q होता है प्लस वाली पे और माइनस वाली पे होता है -Q, तो मैं सिर्फ प्लस वाली प्लेट की बात कर रहा हूं, तो इस पे चार्ज कितना है Q। अब इस चार्ज को कैसे निकालते हैं, तो Q बराबर C इंटू V, तो CV से आप इसको निकाल सकते हैं, तो Q की जगह रख दो यहाँ CV और बटे में ε0। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। तो फाई बराबर CV बटे ε0, ऑप्शन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन आज के लिए बहुत है, ठीक है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा ऐसा सब कुछ, ठीक है, करते रहो अपने आप से, ठीक है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं।